हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जो ये किससे रिलेटेड है? पोल साइंस से। जीएस में पोल साइंस से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी संविधान सभा थी, जब हमारी संविधान सभा जब बनी थी तो उसके जो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो अगर हम इसमें कहें कि स्थायी सदस्य कौन थे, तो जो हमारे स्थायी सदस्य थे, स्थायी, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यही हमारे क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, इनका जो जब ये हमारे राष्ट्रपति बने थे तो ये कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ये याद रखना। और हमारे संविधान को बनने में 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे, है ना? ठीक है, ये याद रखना कि हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब क्या था, जब हमारी जब संविधान सभा बनी थी तो उस टाइम पे बहुत सारी समितियां थी। ठीक है, बहुत सारी समितियों का भी निर्माण हुआ था। किस लिए? हमारे संविधान को बनाने के लिए। जो जिसमें से एक इम्पोर्टेंट क्या है? प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे। अब इसमें जो भी ये प्रारूप समिति थी तो इसमें मेंबर्स कितने होंगे? मेंबर्स भी याद रखना। मेंबर्स थे इसमें 7। ठीक है, और इसका हेड कौन था? हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या थे? इसके हेड थे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? हाँ, और एक पीछे वाले क्वेश्चन में ये इनके में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सिर्फ इसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समिति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताती हूँ मैं आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्तावना थी इनकी। ठीक है, और इनकी जो समितियां थी दो, वो क्या थी? संघीय संविधान समिति। ठीक है, और तीसरी इनकी कौन सी समिति थी? तीसरी इनकी थी संघ शक्ति समिति। ठीक है, ये भी याद रखना, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्या था हमारा क्वेश्चन? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? अब ये पूर्ण का मतलब क्या? पूर्ण मतलब कि पूरी तरीके से उसे क्या कर दिया गया था? लागू ही कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या था हमारा? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, पूर्ण रूप से। और हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1939। ठीक है, इस दिन हमारे संविधान को क्या करा गया था? अंगीकृत किया गया था, मतलब कि अपनाया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से इसे, और लागू करा गया था 26 जनवरी 1950 में। अब हमारा संविधान बन गया था, जब हमने लागू कर, मतलब हमने उसे अपना लिया था, तो हमने लागू से इतने दिन बाद क्यों करा? ठीक है, 2 मंथ। क्योंकि 26 जनवरी को ही क्या होता? स्वेज नहर पे क्या हुआ था? स्वराज शब्द की मांग की गई थी और हमारा झंडा फहराया गया था। ठीक है, इसीलिए हमने 2 मंथ का वेट करा अपने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, याद रखना कि हमने ये क्यों करा था। ठीक है, ये चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है कि हमने ये चीज 26 जनवरी को क्यों करा। हम इस दिन भी तो कर सकते थे अपने संविधान को लागू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? जो हमारे संविधान की जो कुंजी है वो किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। अब ये प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का क्या है? इंट्रो है। ठीक है, अब इंट्रो कैसे? इंट्रो इसलिए से कह रहे हैं हम, क्योंकि हम प्रस्तावना को पढ़ के ही समझ सकते हैं। छोटे से उसमें प्रस्तावना में बहुत सारी बातें की गई है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या चीज है, हमारा भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है, कैसे है, वो कैसे बना है, उसमें क्या क्या सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए से क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है संविधान का। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? जो हमारी शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से हमारी क्या ली गई? शासन की संसदीय प्रणाली। अब शासन की संसदीय प्रणाली क्या है? ठीक है, इसमें ये मतलब 3 टाइप की प्रणाली होती है, एक अर्धात्मक और एक अध्यात्मक। ठीक है, अब वो अलग अलग चीज है। ठीक है, अब संसदीय प्रणाली हमने क्यों अपनाई? ठीक है, यूएसए में क्या है? अर्धात्मक प्रणाली है। अब यूएसए में और संसदीय प्रणाली में क्या फर्क है? अब यूएसए में क्या है कि जो भी पूरा हेड होगा वो कौन होगा? उसका वहां का राष्ट्रपति। ठीक है, पर हमारे इसमें क्या है? हमारे इसमें 2 जने, एक पीएम है, ठीक है, और एक हमारा क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश का तो प्रधान होता है। ठीक है, उसके पास क्या होती है? नाम मात्र क्या होती है? शक्तियां होती हैं। पूरी शक्ति को उपयोग कौन करता है? पीएम करता है। ठीक है, पीएम क्या करता है? पूरी शक्ति को उपयोग करता है कहीं का भी दौरा करने के लिए या पूरे देश में घूमने के लिए या जहां आने जाने के लिए। वो चीज क्या होती है? वो पीएम के हाथ में होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? हमारा जो काम पूरा करता है वो इंडायरेक्टली कौन करता है? पीएम करता है। ठीक है, अभी यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक, ठीक है, हमारा कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक प्रणाली। एक सेकेंड, हाँ एक, ये क्या था? मौलिक अधिकार यहाँ पर। और कनाडा से क्या लिया गया था? संघात्मक संघात्मक प्रणाली। और हमारा रूस से क्या लिया गया है? हमारा रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो हमारा संविधान है वो क्या है? ऐसे ही कुछ देशों से लेकर बनाया गया है। ठीक है, उन देशों की अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में ऐड करी गई है और हमारे संविधान को पूर्ण किया गया है। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? मैंने पीछे ही बताया कि ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है हमारे मौलिक अधिकार। हमारे पास कितने फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, एक क्या है? समानता का, एक क्या है? स्वतंत्रता, एक क्या है? धार्मिक, एक क्या है? शोषण के विरुद्ध, ठीक है, और एक क्या है हमारा? सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार। ठीक है, और छठा हमारे क्या है? जो कि क्या हमारा इंपॉर्टेंट है? एक सेकेंड, 3 4 और ये 5। जो हमारा 6th है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? 6 टाइप ऑफ हमारी अपीलें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 5 से 12 तक का संबंध किससे है? जो हमारा अनुच्छेद 5 से 12 वो किसका है? नागरिकता का है। ठीक है, हमारे क्या है? नागरिकता की बात बताता है। ठीक है, और हमारे मौलिक अधिकार का आर्टिकल क्या है? 12 से 35। ठीक है, ये याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? अब क्या है इस ये इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये किस प्रकार की करता है? ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप एकल नागरिकता से क्या अर्थ है कि या तो तुम इंडिया में रह लो, ठीक है, या तो तुम भारत की नागरिकता ले लो या किसी और देश की। अब क्या यूएसए वगैरह कनाडा वगैरह में इन सब में क्या है कि ये दुई नागरिकता,
ठीक है, प्रदान करता है। द्वि नागरिकता से मतलब क्या है, एक तो तुम कनाडा के रहोगे, ठीक है, या फिर यूएसए के रहोगे, ठीक है। दूसरा, अगर तुम किसी और देश में रह रहे हो, मान लो कि तुम भारत में रह रहे हो, ठीक है, भारत में कोई वर्क करने आ रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या होगी, भारत की भी नागरिकता होगी और यूएसए की भी, ठीक है, दोनों क्या होगी, नागरिकता होगी। पर भारत में नहीं है ऐसा। भारत में क्या है कि अगर तुम भारत में हो तो तुम भारत की नागरिकता लोगे, अगर किसी और देश में हो तो तुम्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब हमारा क्या है, जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 ये क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है। अब इसके आर्टिकल देखते हैं हम। स्वतंत्रता का आर्टिकल क्या है, 19 से 22, है ना। हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है, 25 से 28, और शोषण के विरुद्ध क्या है, 23 से 24, ठीक है। इनके भी आर्टिकल्स याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के किस भाग में रखा गया है, संविधान के किस भाग में रखा गया है, इसका आंसर है भाग 4 में, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों किस में रखा गया है, भाग 3 में, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है। और हमारे संविधान में भाग कितने हैं, पहले 8 थे, उसके बाद कितने हो गए हैं, 12, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका आंसर क्या है हमारा, अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों के गठन की बात की गई है कि हमारे देश में क्या होगी, पंचायत हुई ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, और पंचायत का क्या काम होगा, ये चीज भी बताई गई है। अब थोड़े और आर्टिकल्स देख लेते हैं। अब जो 35 है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, निर्देशक सिद्धांत, ये सिर्फ एक ही आर्टिकल नहीं है, इसमें क्या है, ये कितने से कितने तक है, ये 36 से 51 तक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी कह रही हूँ कि हमारा, हाँ, अनुच्छेद कितना है, 38 किस में आता है हमारा, सरकार की सामाजिक कल्याण वगैरह की जो नीतियां होती है ना, कि समाज के कल्याण के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सारा क्या है, इसके अंदर आता है। और 39 वाला क्या है हमारा, क्या है कि काम के आधार पर सभी को समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने मौलिक कर्तव्य है, हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अब इन्हें किस समिति के द्वारा संविधान में, मतलब संविधान में लिखा गया है, ठीक है, वो क्या इसका है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अब जो हमारी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, हमारे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित है, वो है राष्ट्रपति में, ठीक है। इसका आंसर क्या है, राष्ट्रपति में, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें क्या है, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। ये सबको पता होता है कि राष्ट्रपति जो पद की अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है, वो होती है 5 वर्ष की, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, जो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति का वेतन है वो कितना है, 5 लाख, ठीक है। अब इस पे कोई जीएसटी, कोई टैक्स कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये इसका क्या है, वेतन है, जिसमें से कुछ भी चीज नहीं करता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है, जो हमारा, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किसमें किया गया, आर्टिकल नंबर 352, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पूरे देश में क्या हो जाएगी, इमरजेंसी लगा दी जाएगी, और जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लगाया गया है, वो 3 बार लगाया गया है, ठीक है, 3 टाइम्स लगाया गया है, ठीक है। कब कब, एक तो लगाया था 1965 में चीन के युद्ध के टाइम पर, एक लगाया था 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, किसके लिए, बांग्लादेश, ठीक है। एक लगाया गया था 1975 में, कब, इसकी डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 25 जून को, ठीक है। ये किसके द्वारा लगाया गया था, इस टाइम पे कौन था, इस टाइम पे थी इंदिरा
गांधी, ठीक है, पीएम थे इस टाइम पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया गया, आपातकाल लगाया था कि हमारे देश में क्या चल रही है, आंतरिक गड़बड़ी चल रही है। ठीक है, दूसरा कि सरकार के कार्यों को में बाधा आ रही है। ठीक है, ये क्या इन्होंने क्या लगाया था, आपातकाल लगाया था। ठीक है, तीसरा किसने लगाया था कि हमारे जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये तीन बात कह के इन्होंने आपातकाल लगाया था। ठीक है, जो कि बाद में ये बात सिद्ध नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? मैंने इसका आंसर पीछे बताया कि 3 बार। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? कि हम राष्ट्रीय आपात मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल हम किस कारण से लगा जा सकते हैं? मैंने बताया था कि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने उस टाइम क्या कहा था, आंतरिक गड़बड़ी कहा थी। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी का ही कही थी। तो जो हमने पढ़ा है कि जो हमारा 25 जून 1975 में जो हमारा आपातकाल लगा था उससे हमें कई सबक मिले थे। ठीक है, तो उसमें से एक सबक ये भी था कि हम आपातकाल को अब किस तरह से लगाएंगे, आंतरिक गड़बड़ी की तरह से नहीं, अब हम इसके स्थान पे क्या वर्ड यूज करेंगे, सशक्त विद्रोह। ठीक है, तो किसके आधार पर लगाया जा सकता है, सशक्त विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कभी नहीं। अब वित्तीय आपातकाल क्या होता है, जो हमारे देश में पैसों की तंगी चल जाती है, तब क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतनों में कटौती की जाती है, जिनको बोनस वगैरह देना होता है उनके बोनस को रोक दिया जाता है। ठीक है, सब चीज क्या होती है, बंद कर जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति। जो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब राज्यसभा का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 18। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। ये चीज भी याद रखना है। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, इसके मेंबर्स है 445 और अधिकतम कितने होते हैं, 250। अब इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 12। ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीज भी याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यसभा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, उन्होंने अपनी बात नहीं करी, उन्होंने क्या कर दिया, पहले ही उसको इस्तीफा दे दिया। वो कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है, चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 होगा यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, उनका चुनाव करते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इनके ही सदस्य जो लोकसभा में निर्वाचित होते हैं वो ही इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं उसके अध्यक्ष का। ठीक है, अब इसके बारे में भी जान लो। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 81। सदस्य कितने हैं इसमें, 543। ठीक है, क्योंकि दो क्या थे, दो एंग्लो इंडियन से चुने जाते थे, जो कि एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं, जो कि अब मना कर दिया गया है। कब किया गया है, 2019 में। ठीक है, इस चीज को क्या कर दिया, मना कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियन से कोई भी दो सदस्य लोकसभा के लिए नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, हम इसे निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है? कि इसकी अनुमति होगी तो उसे पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये है राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक पेश किया जाता है विधानसभा में। ठीक है, और जो धन विधेयक होता है उसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 110। ठीक है, और ये कहाँ पेश किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है, ये लोकसभा में किया जाता है, ये राज्यसभा में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल का कार्यकाल होता है, जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? वो उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है,
कब तक होता है? जब तक कि राष्ट्रपति अपने पद पर है, तब तक इनका कार्यकाल रहता है। जैसे राष्ट्रपति हट जाएगा वैसे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? वो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? कितने राज्य में है? 7 स्टेट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? जो हमारे संविधान का होता है वो व्याख्याकार संरक्षण कौन होता है? वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी वाद विवाद वो सब कहाँ सुलझाए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाते हैं। वही उसकी रक्षा करता है किसी के भी अधिकारों का हनन होने पर। ठीक है, वो कहाँ अपनी अपील कहाँ दायर करवा सकता है? यहाँ पर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ये संविधान की व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? कितने होते हैं इसमें टोटल? 31। एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश। वो कितने होते हैं? 30। ठीक है, कैसे होगा ये? 30 + 1 मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश, और सेकंड क्या होगा? ये 30 कौन से होंगे? न्यायाधीश सिर्फ। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे उच्चतम न्यायालय होते हैं। ठीक है, अब उसकी नियुक्ति कौन करता है? एक सेकेंड, यहाँ पे ये मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर मैं आंसर बताती हूँ। यहाँ लिखा है राष्ट्रपति, दूसरा लिखा है मुख्य न्यायाधीश, सेकेंड न्यायाधीश, यहाँ लिखा है प्रधान मंत्री, और यहाँ लिखा है मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कर्नाटका का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में। ठीक है, राजस्थान का कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, और केरल का भी। ठीक है, और हाँ, मध्य प्रदेश का कहाँ है? भोपाल में नहीं है। ठीक है, यहाँ ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में क्या है इसका? न्यायाधीश है। भोपाल में किसी का भी उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, नव सृजित उच्च न्यायालय है, मतलब कि जो नया नया उच्च न्यायालय बना है वो कौन सा है? नया नया उच्च न्यायालय बना है वो कौन सा है? तेलंगाना का, क्योंकि तेलंगाना राज्य अब अलग हो चुका है। ये कब बना था? 2014 में। ठीक है, याद रखना ये कि तेलंगाना नया राज्य बना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन है ये यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।